गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटे? गुड आफ्टरनून। कौन कौन है? आओ बेटे चेक करें। जतिन, राजन, अच्छा राजन कुमार, सोनू। सोनू तुम्हारा पूरा नाम राजन है? मोनिका, सुमित, वंशिका, पूजा, अरुण, विशाखा, रिया, संयुक्ता, चांदनी, चारू, शालिनी, सुशील, पूजा, मोहम्मद, अराफात, सोनू, अरसलान। वेरी गुड आफ्टरनून। ये एक नंबर। अभी नाम तो अपन ने बदला ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये एक नंबर। आगे चले? यस सर, आगे चलो। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहा था जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द पार्टनरशिप अकाउंट। सर आपका जैकेट मस्त लग रहा है, थैंक यू बेटे, थैंक्स अलॉट। आगे चलते हैं, सुनो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप, सर मेरा नाम सोनू ही है, राजन नहीं। तो लिखा तो है यहाँ पर, अच्छा रंजन, रंजन है, सॉरी, रंजन के आर सोनू, रंजन कुमार या कुमार सोनू, ऐसा कुछ होगा, रंजन। हाँ अभी ठीक है सोनू? हाँ सर डन। चलो आगे चलते हैं। यस सर। हाँ सर, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बेटे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। ठीक है ना सर? वो कोई और है, अच्छा वो कोई और है, ओके डन। अच्छा वो कोई और है, रंजन बेटे आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या? सोनू, अच्छा सोनू अलग है, रंजन अलग है। अच्छा रंजन बेटे आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं आज? आप पहली बार बेटे आपका नाम देखा मैंने, रंजन कुमार सोनू। चलो आगे चलते हैं। यस सर आगे चलो, ठीक है। तो बेटे गुडविल के अंदर सर करना क्या है? इस चैप्टर में हमने क्या करना है बेटे? इस चैप्टर में हमने ये करना है कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि सर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाए, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। और गुडविल सीखने के बाद, कैलकुलेशन सीखने के बाद, उसके बाद होगा व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। इसके बाद बेटे स्टेप नंबर 2 होगा यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? बस ये दो बातें आपको इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। दो बातें खत्म, चैप्टर खत्म, खेल खत्म। ठीक, ओके सर डन। सर गुडविल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? कौन कौन सी अलग अलग मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने की? तो गुडविल को कैलकुलेट करने की बेटे 4 अलग अलग मेथड है। सर 4 अलग अलग मेथड कौन सी? पहली मेथड आती है बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड, या तो गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरी मेथड होती है बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद बेटे जहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड ना लग सके, जहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड ना लग सके, तब वहां पर बेटे तीसरी मेथड काम आती है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइजेशन बेसिस। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन बेसिस पर की भी जा सकती है। और अगर आप इसी में प्रेजेंट वैल्यू, गुडविल का कैलकुलेशन करते समय अगर आप प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी डालना चाहते हैं, जो आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा, जहां तक मुझे याद आता है बेटे मैथमेटिक्स के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर कभी कभी आप फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, कभी कभी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ऐसे कुछ होता है कि नहीं? यस सर। तो अगर आप अपने गुडविल के कैलकुलेशन में प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी अगर डालना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में चौथी मेथड आपके काम आ सकती है, उसको कहा जाता है एन्युटी बेसिस। डन। तो ऐसी 4 अलग अलग मेथड है गुडविल के कैलकुलेशन को करने की। हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल? सर पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटे। पार्टनरशिप फर्म जिस समय अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करती है, उसके पहले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में जितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया होता है, उस प्रॉफिट की एवरेज निकाल ली जाती है। ठीक है ना? तो पिछले 3 साल में या 5 साल में या 7 साल में जितना प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म ने कमाया होगा, उन प्रॉफिट की एवरेज निकाल ली जाएगी। सर मतलब बेटे अगर आपने बेटे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, प्लस सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, प्लस थर्ड ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, 3 साल के प्रॉफिट ले लिए, डिवाइडेड बाय 3 करा दिया, तो इससे क्या कैलकुलेट हो गया? आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा।
मल्टीप्लाइड बाय सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब यहां पर ये होता है कि आप फ्यूचर में कब तक इस प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू कैन मेंटेन दिस प्रॉफिट इन द फ्यूचर, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज को कई बार हम लोग शॉर्टकट में NYP भी लिख देते हैं, NYP स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके सर, डन। सर ठीक से समझाओ ये एवरेज प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट क्या है और ये नंबर ऑफ ईयर परचेस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि एक बार तो समझाना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि बिना ये समझाए सर, बिना एवरेज प्रॉफिट समझाए सुपर प्रॉफिट पल्ले नहीं पड़ने वाला, और जब एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड पल्ले नहीं पड़ेगी तब उस कंडीशन में कैपिटलाइजेशन मेथड का तो सवाल ही नहीं उठता सर। और अगर ये तीनों मेथड समझ में नहीं आई तो एन्युटी मेथड तो वैसे ही हाथ से चली गई। इसका मतलब गुडविल की वैल्यूएशन सीखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मेथड बनती है वो होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी गुडविल कैलकुलेट की जाती है कभी भी एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज नहीं किया जाता। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी इंपॉर्टेंट मेथड और इस मेथड को प्रैक्टिकल लाइफ में गुडविल के कैलकुलेशन में यूज ही नहीं करते। हाँ बेटे, इस मेथड को गुडविल की कैलकुलेशन में यूज ही नहीं करते। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा क्यों? आओ ये सारी बातें मैं आपको एक बार में समझा के खत्म करूं, ठीक है सर, यही सारी बातें एक बार में समझा के आप खत्म करो, किस्सा खत्म करो। इसको अगर समझना है कि सर ये एवरेज प्रॉफिट वाला क्या मामला है और उसके साथ में ये नंबर ऑफ ईयर परचेस वाला क्या मामला है, इसको अगर समझना है तो सबसे पहले ये देखो कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। बेटे गुडविल का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज, आपके पास में जिस भी तरह की कोई भी एडवांटेज हो, इस एडवांटेज की जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी उसी मॉनेटरी वैल्यू को हम अपनी गुडविल मान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, या जो अपना सड़क में चलते फिरते लोगों के हिसाब से जो गुडविल का ओपिनियन होता है, गुडविल की डेफिनेशन होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप और मैं अकाउंटेंट आदमी है। अकाउंटेंट आदमी गुडविल को कैसे देखता है? अकाउंटेंट आदमी गुडविल को कहता है कि भैया मेरे पास में जो भी एक एडवांटेज है, इस एडवांटेज की जो भी मॉनेटरी वैल्यू है, इसी मॉनेटरी वैल्यू को मैं गुडविल कह दूंगा। सर ठीक से समझाओ, आप तो क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एडवांटेज इज नोन एज गुडविल। आगे चलो। यस सर। सर ठीक से समझाओ और डिटेल में समझाओ जरा सर, व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एडवांटेज। मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी बेटे आपने हल्दीराम वालों का नाम सुना है? हाँ सर, नाम सुना है हल्दीराम वालों का? बिल्कुल सुना है, ठीक है। हल्दीराम वालों का एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है ना। आपने बेटे अगर सभी ने हल्दीराम का नाम सुना होगा तो हल्दीराम वालों का एक बड़ा फेमस प्रोडक्ट आता है। सर वो प्रोडक्ट कौन सा है? बेटे वो प्रोडक्ट का नाम है बेटे भुजिया सेव। क्या नाम है प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का नाम है भुजिया सेव। कभी खाया बेटे भुजिया सेव? कभी खाया बेटे आप लोगों ने? हाँ सर खाया है, वेरी गुड। बेटे पता है ये हल्दीराम, ये जो भुजिया सेव है, हल्दीराम वालों का जो प्रोडक्ट है, हल्दीराम वाले किस रेट में बेचते हैं बेटे? मालूम है इसका रेट क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ भुजिया सेव प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय हल्दीराम? सर भुजिया सेव का अगर हल्दीराम का रेट देखा जाए तो हल्दीराम का रेट है ₹220 पर केजी। हल्दीराम वाले अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का नाम है भुजिया सेव, और भुजिया सेव बना के हल्दीराम वाले 220 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। मैं रियल लाइफ कंडीशन आपको बता रहा हूँ। ओके सर, डन। सर आपको इतना डिटेल में कैसे मालूम है? क्योंकि बेटे उनकी फैक्ट्री में कई बार घूम के आ चुका हूँ, इसीलिए, ठीक है ना। नागपुर के अंदर उनकी एक फैक्ट्री है और उनकी फैक्ट्री में कई बार मैं घूम के आ चुका हूँ। ओके आगे चलते हैं। क्या अकेले हल्दीराम वाले भुजिया सेव बनाते हैं? हल्दीराम के अलावा कोई दूसरी कंपनियां भी हैं जो भुजिया सेव बनाती हैं? सर कई दूसरी कंपनियां भी हैं जो भुजिया सेव बनाती हैं, अदर कंपनी। अगर मैं अदर कंपनी की बात करूं तो दूसरी कंपनियां भी मार्केट के अंदर भुजिया सेव बना के बेचती हैं। और पता है बेटे, बीकाजी भुजिया ले लो, हाँ बीकाजी ले लो, इंदौर के नमकीन ले लो, ऐसे करके कई अलग अलग, डायमंड के नमकीन या डायमंड कंपनी भी बेटे इस तरीके के स्नैक्स बना के बेचती हैं। बेटे आप किसी भी दूसरी कंपनी का भुजिया सेव उठा के देख लो, पता बेटे ये किस प्राइस पे बेचती हैं? दूसरी कंपनियां मार्केट के अंदर जितने भुजिया सेव बना के बेच रही हैं, इनका प्राइस है 160 रुपीज पर केजी से लेके 180 रुपीज पर केजी की रेंज में। सेम प्रोडक्ट है बेटे, सेम प्रोडक्ट है। भुजिया सेव हल्दीराम वाले ही बनाते हैं, भुजिया सेव दूसरी कंपनियां ही बनाती हैं।
लेकिन जब बीकाजी वाले भुजिया सेव बना के बेचते हैं, जबकि इनकी तो मार्केटिंग अमिताभ बच्चन साहब खुद करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटे फिर भी ये अपने भुजिया सेव को मार्केट के अंदर 160 रुपीज़ 180 रुपीज़ पर केजी के रेट में बेचते हैं, और हल्दीराम वाले अपने भुजिया सेव को 220 रुपीज़ पर केजी में बेचते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कई लोगों ने कोशिश करी कि हल्दीराम के भुजिया सेव का डुप्लीकेट बनाएं। 60% 70% तक तो वो हल्दीराम के भुजिया सेव का डुप्लीकेट बनाने को तैयार हो भी गए, वहां तक पहुंच भी गए, लेकिन आज तक कोई भी हल्दीराम के भुजिया सेव का 100% कॉपी नहीं बना पाया है कभी बेटे। यहाँ पर हाँ गुडविल बनी हुई नहीं है बेटे, आगे तो सुनो बताता हूँ ना, अभी रुक तो जाओ। एक एग्जाम्पल में पूरा गुडविल समझ में आ जाएगा एक ही झटके में, और ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी में दोबारा गुडविल समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे चलता हूँ, सुनो। असल में अगर आप हल्दीराम वालों का भुजिया सेव खाओगे तो उनके फ्लेवर में, उनके टेस्ट में, और जो दूसरी कंपनियां भुजिया सेव बनाती हैं उनके फ्लेवर में जमीन आसमान का अंतर है। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हल्दीराम का जब भुजिया सेव आप खाओ तो जब आप उसको च्यू करते हैं, जब आप उसको चबाते हैं तो उस समय मिर्ची नहीं लगती आपको, लेकिन जब आप उसको अंदर स्वेल करते हैं ना, गटकते हैं, तो गटकते समय देखना आपको गले में हल्का हल्का तीखापन लगता है। और दूसरी बात, हल्दीराम का भुजिया सेव अगर आप देखोगे तो वो हमेशा थोड़ा सा हल्के पीले कलर का होता है, लेकिन दूसरी कंपनी वाले जो भुजिया सेव बनाती है ना, उनका थोड़ा सा डार्क कलर का भुजिया सेव होता है। तो हल्दीराम का भुजिया सेव दिखने में भी काफी सुंदर होता है, और उसका फ्लेवर भी गांव के बिल्कुल अलग ही होता है, और उसके फ्लेवर को आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। और उस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा करके हल्दीराम का भुजिया सेव इतना फेमस हो गया कि आज की डेट में जो आदमी भुजिया सेव खाने जाता है तो सबसे पहले वो हल्दीराम का ही भुजिया सेव खरीदना पसंद करता है। वो कहता है भैया 4 पैसे ज्यादा लगते ना, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजा तो हल्दीराम के भुजिया सेव को खाने में ही है। अब ऐसी कंडीशन में हल्दीराम का जो भुजिया सेव है, लोग मरे जा रहे हैं इस भुजिया सेव को खाने के लिए, खरीद रहे हैं तो इसी को खरीद रहे हैं। और बेटे हल्दीराम ने भुजिया सेव की ये जो अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मेंटेन करी है, ये जो इन्होंने अपने क्वालिटी को मेंटेन करा, कई सालों से उनका भुजिया सेव इसी टेस्ट का आ रहा है, इसी फ्लेवर का आ रहा है, कभी ये कम ज्यादा नहीं हुआ आज तक। ना इन्होंने भुजिया सेव बनाने का तेल बदला, ना इन्होंने मिक्सचर बदला, ना प्रपोर्शन बदला, कुछ भी नहीं बदला, और मार्केट के अंदर उड़ के बिकता है इनका प्रोडक्ट। अब ऐसी कंडीशन में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरी कंपनियां सेम रॉ मटेरियल यूज करती हैं, सेम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, सेम लेबर का खर्चा, सेम रॉ मटेरियल का खर्चा, सेम फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सारी प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है, लेकिन सारी प्रोडक्शन कॉस्ट सेम होने के बाद भी ये 160 रुपीज पर केजी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और हल्दीराम वाले 220 रुपीज पर केजी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हर 1 केजी पर हल्दीराम वाले बेटे प्लस 60 रुपीज केजी का एडिशनल प्रॉफिट कमा रहे हैं? मैं कहता हूं बेटे और लोअर साइड में चलते हैं, चलो 160 से कंपेयर नहीं करते, इसको 180 से कंपेयर कर लेते हैं। हाँ सर ये ठीक है। अगर मैं 180 से भी कंपेयर करूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हर 1 केजी पे हल्दीराम वाले 40 रुपीज पर केजी का एडिशनल प्रॉफिट कमाते हैं? ₹40 पर केजी का एडिशनल प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल कमा रहे हैं। अब 40 रुपीज पर केजी का अगर एडिशनल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एडवांटेज है ना हल्दीराम वालों की, तब तो कमा रहे हैं। वो कस्टमर से बेटे बोल के चौड़े होके कह रहे हैं कि हम हर 1 किलो पे तुमसे 40 रुपए ज्यादा लेंगे, और कस्टमर उनको देता है, क्योंकि कस्टमर को पता है कि हल्दीराम वालों के पास में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की एडवांटेज है, और हल्दीराम वाले अपनी इसी एडवांटेज के चक्कर में 40 रुपीज पर केजी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आप कोई भी, जैसे बेटे मैंने एक मशीन खरीदी है, बेटे मैंने कीबोर्ड खरीदा, या बेटे मैंने ये एक माउस खरीदा, या बेटे अपनी कोचिंग क्लास को पढ़ाने के लिए अगर मैंने ये एप्पल का आईपैड खरीद रखा जिसमें लिख लिख के बेटे मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो बेटे जैसे मैंने कोई दूसरी एसेट खरीदी है, जिन एसेट को मैं अपनी सर्विस की डिलीवरी के लिए यूज करता हूं, और सर्विस की डिलीवरी को यूज करते समय अल्टीमेटली मैं अपनी इन एसेट से प्रॉफिट कमाता हूं, तो हल्दीराम वालों के पास में भी एक एडवांटेज है, और हल्दीराम वाले अपनी इसी एडवांटेज के चक्कर में 40 रुपीज पर केजी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। तो ये जो किसी भी बिजनेस के पास में किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज होती है जो उस बिजनेसमैन को अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देती है, इसी एडवांटेज को हम लोग गुडविल का नाम दे देते हैं, और कुछ नहीं है। अब ये एडवांटेज किसी भी तरीके की हो सकती है। सर किसी भी तरीके की हो सकती है का मतलब? बेटे मैंने कहा एडवांटेज किसी भी तरीके की हो सकती है, इसका मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में लोकेशन का एडवांटेज होता है।
सर लोकेशन का एडवांटेज होता है, ऐसे कैसे? बेटे आप अगर शहर के बीचों बीच में एक शोरूम बनाओगे, शहर के बीचों बीच में अगर अपनी दुकानदारी खोलोगे, शहर के बीचों बीच में अगर अपनी दुकान खोल के बैठ जाओगे, तो आपकी दुकान तक आना लोगों के लिए कन्वीनियंट है। लोग बेटे इधर उधर 4 किलोमीटर दूर जाके सामान खरीदने की बजाय आप ही की शॉप में, आप ही के शोरूम में आके सामान खरीदेंगे, क्योंकि उसकी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, आपकी दुकान तक, आपके शोरूम तक आना आसान है। तो कई लोग बेटे अपने बिजनेस प्रमाइस की लोकेशन इतनी अच्छी रखते हैं, इतनी कन्वीनियंट रखते हैं कि जानबूझ बेटे उस लोकेशन के चक्कर में उनका बिजनेस होता चला जाता है। कई बार एडवांटेज लोकेशन की नहीं होती, तो कई बार बेटे एडवांटेज बन जाती है प्रोडक्ट की। कई बार बेटे आपका प्रोडक्ट इतना शानदार होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के अलावा किसी और का प्रोडक्ट कंज्यूम ही नहीं करना चाहता। सब प्रोडक्ट की एडवांटेज कैसे होती होगी? बेटे आपने कभी कहानी सुनी होगी कि पहले मतलब कि इनिशियल पीरियड में 1970s के ज़माने में, 1970 के ज़माने में इंडिया के अंदर 2 सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां काम करती थी। एक का नाम था कोको कोला और एक का नाम था पेप्सी। इंडिया के अंदर 1970 में 2 ही कंपनियां थी जो सॉफ्ट ड्रिंक बना के बेचती थी, एक कोको कोला और एक कंपनी। बाद में इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने बेटे यहाँ पर जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन सबको इंडिया के बाहर का रास्ता दिखा दिया, चलो बढ़ो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अमेरिकन बेस्ड कंपनीज को इंदिरा गांधी ने इंडिया के बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोको कोला और थम्स अप वाले इंडिया के बाहर चले गए। अब अचानक जब कोको कोला और थम्स अप, कोको कोला और पेप्सी वाले बेटे यहाँ पर इंडिया के बाहर चले गए, तो इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एकदम खाली हो गया। अब जो इंडिया की कंपनियां थी उन्होंने कोशिश करी कि हम भी सॉफ्ट ड्रिंक बना के बेचेंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो तो चली गई इंडिया से। अब जब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया से चली गई तो बेटे कई कंपनियों ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक बना के बेचना शुरू किए। उसी समय पे बेटे नए सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुए, मिरिंडा विरिंडा ये वो जितने हैं ना, सब उसी समय लॉन्च हुए। लेकिन बेटे कोई भी ये जो ब्लैक वाला कोल्ड ड्रिंक होता है ना, पेप्सी और कोको कोला वाला बाइकार्बोनेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं ब्लैक वाला, बेटे ये नहीं बना पाई। ऐसे टाइम पे एक कंपनी आई आगे जिसने ब्लैक कोल्ड ड्रिंक बनाया, पार्ले कंपनी ने। पार्ले कंपनी ने ब्लैक कोल्ड ड्रिंक बनाया और इंडियन फ्लेवर के हिसाब से इसको थोड़ा सा ना चिरपिरा, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा टैंगी टेस्ट वाला बनाया। अब लोगों को टैंगी टेस्ट वाला सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक इतना पसंद आया कि लोगों ने भयंकर उसको पीना चालू कर दिया। चलो ठीक है, उनकी दुकानदारी भी सेट हो गई, पार्ले कंपनी का कोल्ड ड्रिंक बिकना चालू, पब्लिक खरीद रही है, पी रही है, पब्लिक खुश, पार्ले कंपनी खुश। उसके बाद में फिर से कोको कोला और पेप्सी कंपनियां वापस आ गई इंडिया में। फिर ये पार्ले एग्रो वालों ने बनाना शुरू कर दिया। फिर ये कोको कोला कंपनी और पेप्सी कंपनी फिर इंडिया में वापस आ गई। इन्होंने फिर अपने सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर दिए। कोको कोला वालों ने अपना कोको कोला लॉन्च कर दिया, पेप्सी वालों ने अपनी पेप्सी लॉन्च कर दी। लेकिन बेटे वापस दोबारा इंडियन मार्केट में आने के बाद भी इनका सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बिक रहा था। क्यों नहीं बिक रहा था? क्योंकि पार्ले एग्रो वालों ने जो सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया था उसका फ्लेवर कस्टमर को इतना पसंद आता था कि ना वो कोको कोला पीने को तैयार था, ना वो पेप्सी पीने को तैयार था। क्योंकि कोको कोला और पेप्सी मीठे ज्यादा थे, टैंगी फ्लेवर उनके अंदर कम था, चिरपिरा थोड़ा सा कम लगता था, तो इंडियन आदमी को मजा नहीं आता था पीने के लिए। तो बेटे उनका मार्केट शेयर बन ही नहीं पा रहा था, मार्केट के अंदर वो दोबारा खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो आखिरी में कोको कोला कंपनी को झक मार के उस ब्रांड को खरीदना पड़ा, और वो ब्रांड को खरीदना पड़ा। उस ब्रांड का नाम पता है क्या है? उस ब्रांड का नाम है थम्स अप। पार्ले एग्रो कंपनी ने लॉन्च किया था थम्स अप। बाद में बेटे फिर कोको कोला कंपनी ने थम्स अप के ब्रांड को खरीदा। फिर कोको कोला कंपनी ने थम्स अप को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया ताकि थम्स अप बंद होगा तब जाके लोग हमारा कोको कोला पिएंगे, पेप्सी पिएंगे। लेकिन पब्लिक भी बेटे इतनी ज्यादा मट्ठर किस्म की है इंडिया की कि उन्होंने कहा तुमने थम्स अप बंद कर दिया ना, हमने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया। तुम अगर थम्स अप दोगे तो पी लेंगे, लेकिन तुम्हारा पेप्सी और कोको कोला नहीं पिएंगे। तो बाद में बेटे मजबूरी में कोको कोला कंपनी को थम्स अप के ब्रांड को फिर से रीलॉन्च करना पड़ा। और आज भी बेटे तुम देख लेना, जो आदमी थम्स अप पीता ना, वो ग्राउंड कभी भी शॉप में जाएगा तो पहले थम्स अप ही मांगेगा। और 90% आपको थम्स अप पीने वाले कंज्यूमर कस्टमर ऐसे मिलेंगे, वो बोलेंगे भैया थम्स अप है क्या? उसने बोला है, तो बोलेगा दे दो। उसने बोला भैया थम्स अप है क्या? उसने कहा नहीं है, तो उसने कहा ठीक है रहने दो। बोले पेप्सी दे दूं? नहीं। थम्स अप दे दूं? नहीं। 7 अप दे दूं? नहीं। ये दे दूं? नहीं। वो दे दूं? नहीं। नहीं, थम्स अप है तो थम्स अप दे दो, नहीं है तो नहीं पिएंगे। ऐसे भी कस्टमर है। तो बेटे थम्स अप कंपनी का सर आपको कौन सा पसंद है? बेटे मेरे को लस्सी पसंद है, ठीक है ना। हाँ आगे चलो। हाँ सर आगे चलो, ठीक है डन। तो कई बार बेटे किसी के पास में प्रोडक्ट की एडवांटेज होती है, जैसे हम लोग हल्दीराम के भुजिया सेव की बात कर रहे हैं। हल्दीराम का भुजिया सेव उसके लिए ब्रांड माइलस्टोन प्रोडक्ट है। कई बार बेटे लोकेशन की एडवांटेज होती है, कई बार बेटे प्रोडक्शन की, कई बार प्रोडक्ट की एडवांटेज होती है, कई बार बेटे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की एडवांटेज होती है। सब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की एडवांटेज कैसे होती है?
बेटे आज भी इंडिया के अंदर कंप्यूटर बनाना हो या लैपटॉप बनाना हो या टू व्हीलर बनाना हो या फोर व्हीलर बनाना हो, हाँ टू व्हीलर बनाना हो, बेटे सर आपने बताई इतनी इंफॉर्मेशन आज तक किसी ने इतनी सारी नहीं बताई। बेटे कभी नवनीत अग्रवाल के सामने बैठोगे ना तो दिन और महीने निकाल दूंगा लेकिन इन्फॉर्मेशन खत्म ही नहीं होगी। कोको कोला ने पेटेंट क्यों नहीं करवाया है सर? बेटे कोको कोला वालों ने आज तक अपने प्रोडक्ट को पेटेंट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराने जाओ तो अपने प्रोडक्ट का पूरा फॉर्मूला आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है गवर्नमेंट एजेंसीज के सामने, और कोको कोला वाले अपने फॉर्मूले को डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहते किसी भी तरीके से। इस दुनिया का आज भी सबसे ज्यादा सीक्रेट फॉर्मूला कोई है तो वो आज भी कोको कोला का ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा सीक्रेट फॉर्मूला है। बड़े बड़े लोगों ने कोशिश कर ली कि कोको कोला का फॉर्मूला चोरी कर लिया जाए लेकिन आज तक कोई भी कोको कोला का फॉर्मूला चोरी कर ही नहीं पाया है। इसलिए बेटे उनको डर है कि अगर हम अपने कोको कोला के फॉर्मूले को पेटेंट कराने जाएंगे तो गवर्नमेंट एजेंसीज के सामने हमें अपने कोको कोला के फॉर्मूले को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर वहीं से कहीं ये फॉर्मूला चोरी हो गया तो हमारी एडवांटेज खत्म हो जाएगी। आगे चलें सर को, हाँ आगे चलते हैं। थैंक यू बेटे, थैंक्स बेटे सुशील। और आगे चलते हैं सर, ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या होता है? सुनो, आप बेटे एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने जाओ या आप बेटे एक कीबोर्ड बनाने जाओ, आप एक मोबाइल फोन बनाने की कोशिश करो या आप एक माउस बनाने की कोशिश करो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाओ, चिप तो लगेगी ना आपको, बोलो हाँ या ना, प्रोसेसर तो लगेगा ना आपको। इंडिया में आज तक कोई कंपनी प्रोसेसर नहीं बनाती, ना रिलायंस वालों ने प्रोसेसर बनाया ना टाटा वालों ने प्रोसेसर बनाया। क्या बेटे इनके पास में पैसे नहीं है? और जब ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं तो क्या प्रोसेसर बनाने की फैक्ट्री नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। आज भी बेटे इंडिया के अंदर 100% प्रोसेसर जितने भी है ना सारे के सारे इंपोर्ट होते हैं, और उसमें भी सिर्फ 70% प्रोसेसर तो अपन ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। तो बेटे ताइवान वालों ने प्रोसेसर बनाने की और चिप बनाने की टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा मॉडिफाइड कर लिया, इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड कर लिया और इतना ज्यादा इकोनॉमिकल लेवल पे लेके आ गए हैं कि उनसे सस्ते प्रोसेसर इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। इसलिए मजबूरी है, सबको पता है इंडियन कंपनी को कि अगर हम इंडिया के अंदर प्रोसेसर बनाना शुरू भी कर दें तब भी हमारा प्रोसेसर और हमारी चिप खरीदने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ताइवान से जो चिप इंपोर्ट होती है वो हमारी चिप से कभी भी एनी टाइम सस्ती मिलेगी, तो कोई हमारी चिप खरीदेगा ही नहीं। तो ताइवान वालों के पास में चिप बनाने के लिए और प्रोसेसर बनाने के लिए इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाती है, और इसलिए वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ऐसे किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज आपके पास में हो सकती है जो कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देती है, और जो भी चीज आपको प्रॉफिट कमाने का मौका दे वो चीज आपके लिए क्या बन गई सर? वो चीज हमारे लिए बन गई हमारी एसेट। तो इस एडवांटेज को भी एक एसेट के नाम पे देखा जाता है, और इस एडवांटेज का हमने नाम रख दिया गुडविल। बना, ठीक है ना। और कोई एडवांटेज, और कई एडवांटेज हो सकती है। कई बार बेटे किसी का ब्रांड इतना फेमस हो जाता है कि लोग उस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मरे जाते हैं, ठीक है ना। कई बार बेटे ब्रांड इमेज इतनी खतरनाक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बेटे उनको तो उसी ब्रांड का चाहिए, और उस ब्रांड के अलावा बेटे कोई दूसरे ब्रांड का, एप्पल, हाँ बेटे कह सकते हैं जैसे एप्पल, जो एप्पल का प्रोडक्ट यूज करने वाले उनको सिर्फ एप्पल की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक। तो कई लोग बेटे यहाँ पे ब्रांड, कई बार कस्टमर लॉयल्टी एक एडवांटेज का काम करती है। तो किसी भी तरह का कोई भी एडवांटेज जो एक बिजनेसमैन को थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका दे, ये एडवांटेज, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म में पैरासीटामोल, बेटे पैरासीटामोल एक फॉर्मूला है, पैरासीटामोल अपने आप में एक फॉर्मूला है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे चलें? यस सर, और आगे चलते हैं, डन। तो ये जो आपकी एडवांटेज है इसी को कहा जाता है गुडविल। अब सवाल ये है कि सर ये एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेस की आप बात कर रहे थे, ये बात तो पीछे छूट गई। आप तो गुडविल की डेफिनेशन इतनी डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दिया। सर हमें सिर्फ आप चाहिए अकाउंट के लिए, तो सर आप भी एक गुडविल हुए, हाँ कह सकते हो बेटे, अपनी भी ब्रांड अलग ही है बेटे, ठीक है ना। हाँ आगे चलो, ठीक है सर, आपकी ब्रांड अलग है तो आपका भी क्या एक लिमिटेड क्राइटेरिया है क्या? हाँ बेटे, हर कोई स्टूडेंट बेटे नवनीत अग्रवाल को सहन नहीं कर पाता बेचारा, एक टाइम के बाद वो भी दम तोड़ देता है कि हे भगवान नहीं पढ़ना इतना, सर थोड़ा कम पढ़ा दो हमको, इतना मत पढ़ाओ सर। आगे चलते हैं, ठीक है। सुनो, अब होता यह है कि मैं इस एडवांटेज की, इस एसेट की मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालूं, इस एडवांटेज की, इस एसेट की मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो बेटे यहां पर आपको असल में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, फॉर एग्जांपल बेटे ये डेट है 1 जनवरी 2020,
अगर 1 जनवरी 2020 को आपको अपने एडवांटेज की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको अपने गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल की वैल्यूएशन हमेशा आप जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं फ्यूचर में, प्रॉफिट अर्न्ड या प्रॉफिट फ्यूचर में आप जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं कि अगले 1 साल में कितना कमाओगे, 2 साल में, 3 साल में कितना कमाओगे, इसके बेसिस पर, फ्यूचर के प्रॉफिट के बेसिस पर आपकी गुडविल की वैल्यूएशन होनी चाहिए कायदे से। आगे चलूं तो कायदे से अगर आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो गुडविल की कैलकुलेशन ये एडवांटेज आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा के देगी उसके बेसिस पर आपको अपनी एसेट की वैल्यूएशन करनी चाहिए। मानते हैं आप इस बात को? ये आपको एडवांटेज या आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा के देगी उसके बेसिस पर आपकी गुडविल की कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब ये फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? अगले 1 साल का प्रॉफिट कितना होगा, अगले दूसरे साल का प्रॉफिट कितना होगा, अगले तीसरे साल का प्रॉफिट कितना होगा, ये अगले 3 साल के प्रॉफिट कैसे निकाले जाएं? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इन्होंने कह दिया एक काम करो, 1 2 3 4 5, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इनका कहना यह है कि एक काम करो, पिछले 5 साल के प्रॉफिट ले लो, पिछले 5 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकाल लो और मान लो कि जितना एवरेज प्रॉफिट आपने पिछले 5 साल में कमाया है उतना ही प्रॉफिट आप अगले 1 साल में कमाने वाले हो, उतना ही प्रॉफिट आप अगले 2 साल में कमाने वाले हो, उतना ही प्रॉफिट आप अगले 3 साल में कमाने वाले हो। तो यहां पर फ्यूचर के प्रॉफिट को एस्टिमेट करने के लिए, फ्यूचर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कह दिया कि एक काम करो, पिछले ईयर्स के प्रॉफिट को अपना बेस बना लो, पिछले ईयर के प्रॉफिट की एवरेज निकाल लो और पिछले 5 साल में जो एवरेज प्रॉफिट आपने कमाया होगा वही एवरेज प्रॉफिट आप अगले साल भी कमाएंगे ऐसा मान लो। सर लेकिन ये तो गलत है, कोई जरूरी थोड़ा ना कि पिछले 5 साल में अगर हमने हर साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा तो अगले साल भी हम 5 लाख का ही प्रॉफिट कमाएंगे। बेटे मैं भी मानता हूं कि है तो ये गलत, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगले साल तुम एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो, तो क्या बता सकते हो आप कि सर नेक्स्ट ईयर आप एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं? कैन यू टेल मी दिस? नहीं सर। तो कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना बॉस। और सबसे बढ़िया जुगाड़ क्या? सबसे बढ़िया जुगाड़ है जो आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीख रखा है। आप एवरेज कैलकुलेट करो और जो आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे यही वैल्यू आपकी फ्यूचर में रिपीट होती चली जाएगी। क्योंकि बेटे सोचो ना, पिछले 5 साल में अगर तुमने इतना एवरेज प्रॉफिट कमाया है तो क्या अगले साल कुछ नया हो जाने वाला है? अगले साल क्या राम राज्य स्थापित हो जाएगा? अगले साल से लोग चोरी करना छोड़ देंगे, अगले साल से लोग झूठ बोलना छोड़ देंगे, अगले साल से लोग फॉल्स कमिटमेंट करना छोड़ देंगे, अगले साल से बेटे जितने ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ में ऊट पटांग फॉल्स कमिटमेंट करना बंद कर देंगे, अगले साल से ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर अपने यूट्यूब में आके जमाने भर के कमिटमेंट करेंगे और पूरे के पूरे कमिटमेंट को वो परफॉर्म करेंगे। कोई जरूरी है क्या? बोलो ना हाँ या ना। नहीं सर। सर जो चोरी चकारी पिछले 5 साल से चल रही है वही चोरी चकारी तो अगले साल भी कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी? तो बेटे वही बिजनेस एनवायरनमेंट जो पिछले 5 साल से चल रहा है वही बिजनेस एनवायरनमेंट अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा। और जब वही बिजनेस एनवायरनमेंट अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा तो रीजनेबली ऐसा अज्यूम तो किया ही जा सकता है ना कि भाई हमने पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट अगर 5 लाख रुपए का कमाया है तो लगभग यही प्रॉफिट हम अगले 6th ईयर में भी कमाएंगे, आगे वाले 7th ईयर में भी कमाएंगे और आगे आने वाले 8th ईयर में भी कराएंगे। आगे चलें? हाँ सर आगे चलते हैं। ठीक है सर, डन। सर आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में शाम वाली क्लास में बताया था। बेटे अपन हर क्लास के अंदर कुछ नए मैटर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके सर, डन। तो यहां पर मैंने कह दिया कि भाई अब समझ में आ गया होगा शायद फॉर्मूला, क्यों मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला, क्योंकि मुझे चाहिए है फ्यूचर के प्रॉफिट और फ्यूचर के प्रॉफिट निकालने का मेरे पास में कोई और तरीका नहीं है। इसलिए मैंने कहा बेटे पिछले 5 ईयर के प्रॉफिट्स को ले लो और पिछले 5 ईयर के प्रॉफिट के एवरेज निकाल लो और एवरेज को बेस बना लो और मान लो कि यही प्रॉफिट आपके फ्यूचर में रिपीट होंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब मैंने कहा कि मान लो पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज आप 5 लाख रुपीज पर एनम का या हर साल का प्रॉफिट कमा रहे थे, तो अगर आप बिजनेस के अंदर कोई मेजर चेंजेस ना करें, आप बिजनेस के अंदर कोई खिलवाड़ ना करें,
ना तो कोई नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना आप बिजनेस के अंदर कोई डाइवर्सिफिकेशन लेके आएंगे, ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ना आप अपना मैनेजमेंट बदलेंगे, कुछ भी नया नहीं करेंगे, जैसा बिजनेस चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। तो बताओ बेटे, ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अगले कितने साल तक तुम कमा पाओगे? आपने कहा सर ये 5 लाख रुपए पर एनम का प्रॉफिट अगर हम बिजनेस के अंदर कुछ भी ना करें आज की डेट में तो अगले 3 साल तक फिर भी कमाते रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना, ये प्रॉफिट अगले 3 साल तक कमाते रहोगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने हो जाएंगे? 3 ईयर्स। आप कहोगे सर देखो हमारी एडवांटेज इतनी तगड़ी है कि ये 5 लाख रुपीस पर एनम का प्रॉफिट हम अगले 5 साल तक एज इट इज कमाते रहेंगे, तो फिर नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने हो गए आपके? 5 साल। आप कहोगे कि सर पर हाँ बेटे, नंबर ऑफ ईयर परचेज किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ ईयर परचेज इस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो आप पास्ट में एवरेज प्रॉफिट कमा रहे थे, ये प्रॉफिट आप अपने फ्यूचर में कब तक मेंटेन कर पाओगे, कब तक बेटे आप इस प्रॉफिट को एज इट इज कमाते रहोगे। ये आपकी एस्टिमेशन है, जजमेंट है। तो ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज कि आपका जो पास्ट एवरेज प्रॉफिट है वो कितने साल तक आता रहेगा, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटे मैंने कहा बताओ अगले साल, अगले 1 साल में तुम कितना प्रॉफिट कमाओगे? बताओ ना बेटे। मैंने आपसे पूछा कि पिछले 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 5 लाख रुपीस का है, तो बताओ अगले साल तुम लगभग कितना प्रॉफिट कमाओगे? बोलो ना बेटे, आंसर दो। अगले 1 साल में लगभग कितना प्रॉफिट कमाओगे? सर अगले 1 साल में हम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। डन। बताओ बेटे अगले दूसरे साल में तुम कितना प्रॉफिट कमाओगे? अगले सेकंड ईयर में कितना प्रॉफिट कमाओगे? आने वाले फ्यूचर सेकंड ईयर में कितना प्रॉफिट कमाओगे? सर आने वाले सेकंड ईयर में ही 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। आने वाले थर्ड ईयर में कितना प्रॉफिट कमाओगे? सर आने वाले थर्ड ईयर में भी 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाएंगे। तो बेटे अगले 3 साल में कुल मिला के तुमने अपनी एडवांटेज का कितना प्रॉफिट कमा लिया? बताओ बेटे, आने वाले 3 साल में तुम अपनी एडवांटेज के कारण कितना प्रॉफिट कमा लोगे? बोलो ना बेटे, आने वाले 3 साल में तुम अपनी एडवांटेज के कारण कितना प्रॉफिट कमा लोगे? तो सर आने वाले 3 साल में हम अपनी एडवांटेज का 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। इसका मतलब बेटे आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है? 15 लाख। समझ में आया काम? तो गुडविल होता कुछ नहीं है, गुडविल कुल मिला के ये कहता है कि आप अपनी इस एडवांटेज के कारण फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा पाओगे। फ्यूचर में जितना प्रॉफिट यहां पर आप अपने, सर बोल ही तो नहीं सकते, लिख सकते। हाँ तो बेटे मैंने कहने का मतलब है कि बोलो, बोलो मतलब लिख के बताओ, लिख के बताओ। बोलो का मतलब रिटर्न बोलो है, ओरली बोलो नहीं है, ठीक है ना? हाँ आगे चलूं? यस सर, डन, ठीक है। तो बेटे आपने कहा अपनी गुडविल को आप कुल मिला के आप अपनी इस एडवांटेज के कारण फ्यूचर में 15 लाख रुपीस अर्न कर पाओगे। तो मैंने बेटे कुल मिला के ऐसे किया है, तुमने बेटे 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 15 लाख कैलकुलेट किया। मैंने क्या किया बेटे, मैंने सिंपली इतना किया 5 लाख इंटू 3 इज इक्वल टू 15 लाख। अब समझ में आई बेटे बात? हाँ या ना? अरे आप समझ में आया, यस और नो? तो ये है बेटे आपका बेसिक फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आया बेटे फॉर्मूला सभी के? क्या बेटे सभी को फॉर्मूला समझ में आ गया यहां तक? अभी बेटे मैंने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले की बात करी है। अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट का मतलब प्रीवियस ईयर में आपने जो भी प्रॉफिट अर्न कर रखा है उसकी एवरेज आपके लिए एवरेज प्रॉफिट कहलाएगी, मल्टीप्लाइड बाय सन नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज मतलब प्रीवियस ईयर का एवरेज प्रॉफिट आप फ्यूचर में कितने साल तक मेंटेन कर पाओगे, उसे कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेज आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आपकी गुडविल मिल जाएगी। ओके डन, यस और नो? हाँ सर डन। चलो आगे चलते हैं फिर एक कदम और। हाँ सर आगे चलो एक कदम और। अब इसके बाद बात आती है कि सर सुपर प्रॉफिट वाला मामला क्या है फिर? सर सुपर प्रॉफिट में आप अपनी गुडविल कैसे निकालोगे और सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो मैंने कहा ध्यान से सुनो अब सुपर प्रॉफिट वाला मामला। बेटे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि हल्दीराम वाले 1 किलो भुजिया सेव बनाने के लिए पैसे जो खर्च करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हल्दीराम वालों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है यहां पर 100 रुपीज पर केजी का।
बेचते हैं 220 रुपीज पर केजी में। तो बताओ बेटे हल्दीराम वालों ने हर एक केजी में कितना प्रॉफिट कमाया? सर हल्दीराम वालों ने हर एक केजी में 120 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट कमाया। सर मैंने कहा डन। तो जो दूसरी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियों के लिए भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज का है, लेकिन ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचती हैं 180 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो दूसरी कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही हैं? सर दूसरी कंपनियां 80 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट कमा रही है। मैंने कहा ठीक। अब बताओ बेटे अगर मुझे हल्दीराम के लिए उसकी एडवांटेज की या गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो मॉनेटरी वैल्यू हल्दीराम वाले टोटल जितना प्रॉफिट कमाते हैं इसके बेसिस पर कैलकुलेट होनी चाहिए, या उस एडवांटेज की मॉनेटरी वैल्यू हल्दीराम वाले अपने कॉम्पिटिटर से जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं उस पे कैलकुलेट होनी चाहिए। आराम से सोच के बताना मैंने क्या कहा है बेटे, फिर से ध्यान से सुनो एक बार। मुझे अगर हल्दीराम के लिए एडवांटेज की या हल्दीराम के लिए अगर गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो मुझे हल्दीराम के टोटल प्रॉफिट पे गुडविल का कैलकुलेशन करना चाहिए। ये क्या है बेटे 120 रुपीज पर केजी, क्या है इनका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट ऑफ हल्दीराम इज इक्वल टू 120 रुपीज पर केजी। लेकिन अगर मैं हल्दीराम के प्रॉफिट को इनके कॉम्पिटिटर के प्रॉफिट के साथ में कंपेयर करूं तो बताओ बेटे हल्दीराम वाले अपनी एडवांटेज के कारण कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं? बताओ बेटे हल्दीराम वाले अपने एडवांटेज के कारण अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं? तो सर हल्दीराम वाले 40 रुपीज पर केजी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। अब बेटे सिंपल सा क्वेश्चन, हल्दीराम के लिए अगर मैं गुडविल का कैलकुलेशन करने जाऊं तो मुझे हल्दीराम के लिए गुडविल का कैलकुलेशन टोटल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना चाहिए या गुडविल का कैलकुलेशन मुझे एक्सेस प्रॉफिट पे करना चाहिए? बताओ ना। हल्दीराम के लिए मुझे गुडविल की कैलकुलेशन हल्दीराम के टोटल प्रॉफिट पे करना चाहिए या हल्दीराम के एक्सेस प्रॉफिट पे करना चाहिए? सबका जवाब यही है सर एक्सेस प्रॉफिट पे करना चाहिए। क्यों एक्सेस प्रॉफिट पे? सर एक्सेस प्रॉफिट पे इसलिए करना चाहिए क्योंकि हल्दीराम वाले भी 120 रुपए कमा रहे हैं, दूसरी कंपनी अभी 80 रुपीज कमा रही है, यानी किसी के पास में एडवांटेज है तो भी 80 रुपए का प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा, और किसी के पास में अगर एडवांटेज नहीं है तो भी तो 80 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा? सोच के बताओ ना बेटे एक बार। आज बेटे एक बात बताओ, आप अगर एक सीए फाउंडेशन की क्लास लगाते हैं, मान लो, ठीक है ना, पर्सनली मत लेना, एग्जाम्पल है, तुमको यही वाला एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसलिए ले रहा हूं। ओके सर डन। मान लो बेटे आज आप एक सीए फाउंडेशन की क्लास लगाते हैं, एक टीचर है बेटे, यहां पर कोई भी एक टीचर ले लो, ये बेटे अपने सिलेबस को पढ़ाने के लिए सीए फाउंडेशन का सिर्फ अकाउंट का सिलेबस पढ़ाने के लिए आपसे बेटे 3000 रुपीज चार्ज करता है। और एक टीचर और है बेटे जो आपको अकाउंट का सिलेबस पढ़ाने के लिए आपसे 7200 रुपीज चार्ज करता है। अब बेटे ये जो दूसरा टीचर है, ये दूसरा टीचर क्या है सर? सर बेटे दूसरे टीचर के पास में ना 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, प्लस ये जो दूसरा टीचर है ना बेटे, ये दूसरे टीचर ने कई सारे बुकें लिख दी हैं बेटे, ये बुक्स का ऑथर भी है। और सर ये जो पहला वाला टीचर है सर बेटे, पहला वाला टीचर अभी अपनी टीचिंग प्रोफेशन के फर्स्ट ईयर में है, अभी बेटे इसी साल से इसने पढ़ाना शुरू किया है। अब बताओ बेटे किसके पास में एडवांटेज है और किसके पास में एडवांटेज नहीं है? क्या टीचर ए के पास में एडवांटेज है या टीचर बी के पास में एडवांटेज है? सर बी वाले के पास में एडवांटेज है। तो अब एक बात बताओ, ए के पास में तो आप खुद ही कह रहे हो ना कि कोई एडवांटेज नहीं है, और उसके पास में जब एडवांटेज नहीं है, उसकी कोई गुडविल नहीं है, तब भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? यानी 3000 का प्रॉफिट तो हर कोई कमाएगा। आपके पास में एडवांटेज है तो भी कमाओगे, एडवांटेज नहीं भी है तो भी कमाओगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन एडवांटेज के कारण दूसरा टीचर कितना एक्सेस प्रॉफिट कमाता है? सर दूसरा टीचर 4200 का एक्सेस प्रॉफिट कमाता है। तो बताओ बेटे आपको अपनी एडवांटेज की वैल्यूएशन टोटल प्रॉफिट पे करना चाहिए या एक्सेस प्रॉफिट पे करना चाहिए? आप क्या निकाल रहे हो? सर हम एडवांटेज की मॉनेटरी वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर आप एडवांटेज की मॉनेटरी वैल्यू निकाल रहे हो तो ऐसी कंडीशन में
आपने अपनी एडवांटेज के कारण, आपने अपनी गुडविल के कारण जो प्रॉफिट कमाया होगा उसी पे तो गुडविल की कैलकुलेशन होनी चाहिए ना। और आपने अपनी एडवांटेज के कारण या गुडविल के कारण क्या कमाया, एक्सेस प्रॉफिट, इसलिए आपकी गुडविल की कैलकुलेशन आपके एक्सेस प्रॉफिट पर होनी चाहिए। इतना क्लियर। अब इसी एक्सेस प्रॉफिट के कई अलग अलग नाम रख दिए गए। एक्सेस प्रॉफिट में बेटे एक नाम आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है, इसको कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। और इकोनॉमिक्स के अंदर कई बार इसी को कहा जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया बेटे? कई बार इसी को कहा जाता है सुपर प्रॉफिट, कई बार इसी को कहा जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। हमने इकोनॉमिक्स में से एक शब्द चुरा लिया, वो कौन सा था, सुपर प्रॉफिट। तो हमने एक्सेस प्रॉफिट को क्या नाम दे दिया, सुपर प्रॉफिट नाम दे दिया। तो हमारी गुडविल की कैलकुलेशन किस पे होनी चाहिए, सुपर प्रॉफिट पे होनी चाहिए। और क्योंकि हम अपनी गुडविल की कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट पे कर रहे हैं तो मेथड का नाम क्या पड़ गया, सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ में आई बात, हाँ या ना? सर सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर गुडविल निकालनी है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सुपर प्रॉफिट मेथड में बेटे गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। है सर यहां पर एवरेज प्रॉफिट, यहां पर सुपर प्रॉफिट। हाँ बेटे यही डिफरेंस है बस दोनों में, और कुछ नहीं है। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे ये बताओ। बताओ बेटे सेकंड टीचर का सुपर प्रॉफिट तुमने कैसे निकाला था, बताओ ना बेटे। दूसरे टीचर का सुपर प्रॉफिट तुमने कैसे निकाला था? सर हमने ये देखा कि दूसरे टीचर की एक्चुअल इनकम कितनी है, पता चला 7200। यानी हमने क्या निकाला, हमने दूसरे टीचर की पहले एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करी, फिर इसमें से पहले टीचर जिसके पास में कोई एडवांटेज नहीं है इसका प्रॉफिट, क्योंकि बिना एडवांटेज का है तो बिना एडवांटेज का प्रॉफिट जिसको हम लोग कहते हैं बेटे नॉर्मल रिटर्न, जिसको आप इकोनॉमिक्स में कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, हमने नॉर्मल रिटर्न माइनस कर दिया। तो सोचो आपके एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर क्या इंक्लूडेड है? सर जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका नॉर्मल प्रॉफिट तो इंक्लूडेड है ही, और साथ में एडवांटेज के कारण जो सुपर प्रॉफिट है वो भी इंक्लूडेड है। तो एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर आपका नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड है। इसमें से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, बोलो ना बेटे, मेरे पास में क्या बच जाएगा? सर हमारे पास में सुपर प्रॉफिट बच जाएगा, बात खत्म। अच्छा सर एक्चुअल प्रॉफिट तो ठीक है, नॉर्मल रिटर्न कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। नॉर्मल रिटर्न हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड होता है। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना बड़ा नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, जो जितना छोटा इन्वेस्टमेंट करेगा नॉर्मल प्रॉफिट उतना कमाएगा, बराबर है ना? अगर बैंक में 1 लाख की एफडी बनाओगे तो 1 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा ना, और अगर बैंक में 10 लाख की एफडी बनाओगे तो 10 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में 1 करोड़ की एफडी बनाओगे तो 1 करोड़ का इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो हमेशा याद रखना नॉर्मल रिटर्न कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होता है। तो बेटे यहां पर अगर एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में जितनी कैपिटल लगा रखी है, जिसको आप लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इससे क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न को एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बेटे आपको, सुपर प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको मिलेगी आपकी गुडविल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हालांकि ये सारी चीजें और डिटेल में आपको तब समझ में आएंगी जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में फॉर्मूले और उनके कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस कर रहा हूं। आगे चले, क्योंकि अपने आप में पूरा का पूरा इमेजनरी कंसेप्ट है। हवा में गुडविल होती है और हवा में होने वाली एसेट की मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा ये इमेजिनेटिव कंसेप्ट है, इसलिए इसके साथ में थोड़ा 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 धीरे धीरे करके चलना पड़ता है। आगे चलें बेटे, फिर से आ जाऊंगा। अनमोल बेटे चिंता मत करो, अभी बस थोड़ा थोड़ा समझते चले जाओ। आगे चलें। यस सर। बेटे अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में, आराम से सोचना, जवाब आप ही को देना है, क्योंकि इमेजिनेटिव पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, इसलिए आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक टीचर अकेला कभी गुडविल नहीं समझा सकता। टीचर जब तक स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना करे तब तक गुडविल नहीं समझाई जा सकती। एक बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट मेथड में और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या डिफरेंस है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या डिफरेंस है? सर एक ही डिफरेंस है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम टोटल प्रॉफिट के ऊपर गुडविल निकाल लेते हैं, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में हम एक्सेस प्रॉफिट के ऊपर गुडविल निकालते हैं। बोलो हाँ या ना?
दोनों मेथड में सिमिलरिटी क्या है? बताओ ना बेटे, दोनों मेथड में सिमिलरिटी क्या है? सर सिमिलरिटी ये है कि दोनों मेथड में गुडविल कैलकुलेट करना है, तो दोनों मेथड के गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज दोनों ही मेथड में चाहिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज, यस। अब बेटे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में नंबर ऑफ ईयर परचेज है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं, मैं एक बिजनेसमैन से जाके पूछता हूं कि क्या आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, यानी आप अगर अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इसका मतलब आपके पास में कोई ना कोई एडवांटेज है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा फिर आपके एडवांटेज की मॉनेटरी वैल्यू निकालनी चाहिए। उसने कहा बिल्कुल निकालो। मैंने कहा आपके एडवांटेज की मॉनेटरी वैल्यू को कहा जाएगा गुडविल। उसने कहा वेरी गुड, डन, निकालो आप मेरी गुडविल की वैल्यूएशन। मैंने कहा एक बात बताओ, आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं? उसने कहा मैं हर साल का अपने कॉम्पिटिटर से अगर कंपेयर करके देखूं तो 50 लाख रुपए हर साल के ज्यादा कमाता हूं मैं। तो एक्सेस प्रॉफिट कितना निकला? 50 लाख रुपीस का निकल गया, 50 लाख का। यस सर, डन। मैंने कहा एक बात बताओ, ये 50 लाख रुपीस का एक्सेस प्रॉफिट आप कितने साल तक मेंटेन कर पाओगे? कितने साल तक आप अपने कॉम्पिटिटर से हर साल 50 लाख रुपए ज्यादा कमाते रहोगे? तब बिजनेसमैन ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया कि देखो भाई, मेरे पास में जो एडवांटेज है, अगले 2 से 3 साल तक तो मेरे कॉम्पिटिटर के पास में एडवांटेज नहीं आ सकती, लेकिन 3 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। तो जो एडवांटेज मेरे पास है, हो सकता है 3 साल बाद ये एडवांटेज मेरे कॉम्पिटिटर के पास में भी आ जाए। और अगर यही एडवांटेज मेरे कॉम्पिटिटर के पास में भी आ गई, तब तो उसका प्रॉफिट और मेरा प्रॉफिट दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला प्रॉफिट कब तक मेंटेन कर सकते हो आप? 3 साल तक मेंटेन कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए आपके लिए? 3 हो गए। यहां तक ठीक। यही सवाल बेटे मैंने कोको कोला कंपनी से पूछा। मैंने कोको कोला कंपनी, ये बताओ क्या आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्यों आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं? उन्होंने कहा हम अपने फॉर्मूले की वजह से अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। मैंने कहा अच्छा, यानी आपका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा एक बात बताओ, आप अपने कॉम्पिटिटर से हर साल कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं? तो उन्होंने कहा हम हर साल अपने कॉम्पिटिटर से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बिजनेस करते हैं उनका अगर टोटल देखा जाए तो हम अपने कॉम्पिटिटर से हर साल 25,000 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। ये इमेजिनरी फिगर है, एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ठीक है ना, मैंने एग्जांपल के लिए लिए हैं। कोको कोला कंपनी का कहना यह है कि हम हर साल अपने कॉम्पिटिटर से 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। मैंने कहा डन। मैंने कहा एक बात बताओ कोको कोला कंपनी, तुम अपने कॉम्पिटिटर से 25,000 करोड़ रुपीस का हर साल ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो, कितने साल तक, आने वाले कितने सालों तक आप अपने कॉम्पिटिटर से 25,000 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते रहोगे? तो कोको कोला कंपनी का कहना है कि जिंदगी भर हम अपने कॉम्पिटिटर से 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमाते रहेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, जिंदगी भर? हाँ। और बेटे यहां पर डायरेक्टर का कहना है कि हमारे मरने के बाद भी हमारे लड़के बच्चे जो भी होंगे वो भी अपने कॉम्पिटिटर से 25,000 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट कमाते रहेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? अरे वो भी छोड़ो, हमारे लड़के बच्चों के जो लड़के बच्चे होंगे वो भी अपने कॉम्पिटिटर से हर साल 25,000 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट कमाते रहेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? बोले कहा। मैंने कहा क्यों ऐसा? हमारा फॉर्मूला, कोको कोला का फॉर्मूला वर्ल्ड का मोस्ट सीक्रेट फॉर्मूला है, हाईली प्रोटेक्टेड फॉर्मूला है। कोई चाह के भी इस फॉर्मूले को चोरी नहीं कर सकता, और ये कभी फॉर्मूला जिंदगी में कभी चोरी ना हो, इसके लिए हमने जितने नियम कायदे कानून बनाने थे सारे नियम कायदे कानून बनाते रहे। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुम अपने कॉम्पिटिटर से जो 25,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, ये कब तक कमाते रहोगे? तो उन्होंने कहा जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक कमाते रहेंगे। और एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का लाइफ टाइम कितना होता है? इनफाइनाइटली लार्ज होता है। जब तक वो बंद नहीं होगी तब तक कंपनी कमाती रहेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर, मैंने सुना है फॉर्मूले को एक बड़े, अरे बेटे फॉर्मूले को एक बड़े से लॉकर में नहीं रखते मरजान। वो जो फॉर्मूला है असल में फॉर्मूले के इन्होंने 5 टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है ना। और इनके जो प्रमोटर, फाउंडर, डायरेक्टर्स हैं, उन 5 डायरेक्टर्स के पास में 5 अलग अलग फॉर्मूले के छोटे छोटे पार्ट्स हैं,
ठीक है ना। और 5 डायरेक्टर्स के पास में जो पार्ट्स हैं, यानी एक पार्ट फॉर्मूले का एक के पास में है, दूसरे के पास में दूसरा पार्ट है, तीसरे के पास में तीसरा पार्ट है। जब तक पांचों पार्ट्स को ना जोड़ा जाए तब तक कोको कोला बनाने का कंप्लीट फॉर्मूला किसी के पास में नहीं आ सकता। और जिनके पास में भी, जिन 5 डायरेक्टर्स के पास में फॉर्मूले हैं अलग अलग पार्ट में, वो 5 डायरेक्टर कभी भी एक साथ एक जगह पे नहीं हो सकते। उनके साथ में प्रॉब्लम है, उनके साथ में नियम ही है, कानून है बेटे कोको कोला कंपनी का। उनका इंटरनल मैनेजमेंट ये कहता है कि ये 5 डायरेक्टर कभी भी एक साथ एक जगह पे नहीं हो सकते। सर एक कोल्ड ड्रिंक, बेटे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए इतना नाटक नहीं है। पता है बेटे कोको कोला कंपनी की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है? एक कोको कोला कंपनी की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 40 पैसे की। 40 पैसे की प्रोडक्शन कॉस्ट है। उसके बाद अगर बेटे इसके जो हम लोग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें मार्केटिंग का खर्चा है 2 रुपए पर बॉटल का, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 1.5 रुपीज पर बॉटल की। यानी अगर मैं सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, बॉटलिंग एक्सपेंसेस सब अगर जोड़ भी लूं तो भी कितना हो गया? 3 रुपए 90 पैसे। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 4 रुपए मान लूं तो 4 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेटे आपको बेची जाती है 30 रुपए में। तो ये इतना नाटक बेटे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पिलाने के लिए नहीं है, इतना नाटक बेटे 4 रुपए का प्रोडक्ट 30 रुपए में बेचने के लिए है। सर आप कोको कोला कंपनी के डायरेक्टर हैं क्या? आपको तो सब पता है बेटे। मुझे सब क्यों पता है वो भी बता देता हूं। तुम्हें क्या लगता है बेटे नवनीत अग्रवाल ने सिर्फ अकाउंट की किताबें पढ़ी हैं? देखो बेटे नवनीत अग्रवाल साहब बेटे ऐसे जो बच्चों की किताबें होती है ना बेटे उनको भी पढ़ते हैं। उसके बाद बेटे नवनीत अग्रवाल साहब ऐसे वाले कुछ सस्पेंस वाले नॉवेल भी पढ़ते हैं, शर्लॉक होम्स के। फिर नवनीत अग्रवाल सर बेटे कुछ ये वाली बेटे बुक का अगर नाम दिख रहा होगा तो देख लो, ग्रेट इन्वेंटर्स। तो यहाँ पर बेटे किसने किस चीज को इन्वेंट किया है, ऐसे वाले नॉवेल भी पढ़ते हैं। उसके बाद बेटे नवनीत अग्रवाल सर की बात करोगे तो नवनीत अग्रवाल सर बेटे ऐसे बेटे माइथोलॉजिकल फिक्शन के नॉवेल भी पढ़ते हैं। ठीक है ना बेटे, देख लो बुक का साइज। और ये सब बेटे मेरी टेबल के पास भी रखी हुई है। तो जब भी 10 मिनट के लिए भी मेरे पास में टाइम होता है ना कि एक क्लास खत्म हो गई, दूसरी क्लास चालू होने में 10 मिनट का टाइम है, तो 10 मिनट के टाइम पे बेटे मैं ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ता रहता हूँ बैठे बैठे। ठीक है, इसीलिए। और इसलिए मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि बेटे यूट्यूब छोड़ो, बुक पढ़ो, वो काम की है। सर सो इंडिया में कैसे प्रोडक्शन होता है जब फॉर्मूला कहीं और का है? तो बेटे इंडिया के अंदर क्या होता है, कोको कोला का एसेंस आता है। जितने लोगों ने बेटे कोको कोला की फ्रेंचाइजी ले रखी है बेटे, जो पेप्सी को कंपनी है, पेप्सी को कंपनी के पास में पेप्सी की फ्रेंचाइजी है, तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए वहां से अब्रॉड से जो हेड ऑफिस है वहां से इनके पास में एसेंस आता है। एसेंस को इंडिया के अंदर सिर्फ डाइल्यूट करके उसमें पानी मिला के बॉटलिंग करके बेचा जाता है उसको, और कुछ नहीं है। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। तो ये हो गया बेटे आपका सुपर प्रॉफिट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में या तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ही नहीं, या तो अगर कोई ये कहे कि एडवांटेज जिंदगी भर अनंत समय तक, इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक मेरे पास में रहेगी, ये एडवांटेज मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जिंदगी भर अनंत पीरियड तक बेटे, इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक मैं ये सुपर प्रॉफिट कमाता रहूंगा, तो क्या बेटे अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएं, तो अब आप गुडविल कैसे निकालोगे मुझे ये बताओ। बताओ ना बेटे, अब आपके लिए गुडविल निकालना पॉसिबल है? ना तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली जा सकती है, और ना तो बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली जा सकती है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है अब आपकी? यस सर। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अगर यहां पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अगर एवरेज टोटल प्रॉफिट पे गुडविल निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे, और अगर सुपर प्रॉफिट पे गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सुपर प्रॉफिट पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर बेटे सुपर प्रॉफिट ले लेंगे और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब, मान लो बेटे कोई आदमी जिसके पास में एडवांटेज नहीं है, वो अगर बैंक के अंदर एफडी बनाता है तब भी 10% का ब्याज तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? बोलो ना हाँ या ना। यानी 10% का बैंक का ब्याज तो कोई भी आदमी कमा सकता है। तो वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया आपके लिए? 10%। तो बस बेटे डिवाइडेड बाय, अगर मैं 10% कर दूं तो मेरे पास में गुडविल की वैल्यूएशन आ गई है।
सर इतना सा करने में गुडविल की वैल्यूएशन कैसे आ गई? आपको नहीं लग रहा कि कुछ एबनॉर्मली अलग तरीके का फार्मूला है ये? नहीं बेटे, ये फॉर्मूला सर कुछ नया फॉर्मूला उठा के ले आए? नहीं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, फालतू बात मत करो सर आप। मैंने कहा पढ़ा है सर। कहाँ पढ़ा है? मैथमेटिक्स में। सर कौन से चैप्टर में? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। पढ़ा है बेटे? ना तो बोलना ही मत, ठीक है? यहीं पटक के मारूंगा। हाँ बोलो। सर ये काम आप नहीं कर सकते, ये हमारी एडवांटेज है, ठीक है? ओके, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा बेटे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का। क्या था फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का? सर इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट। अब कई बार ये जो आपका इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट है, इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट, इसको कई बार बेटे आप ए से लिखते हैं, कई बार आप आर से लिखते हैं, जैसा भी लिखना वो आपका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय, आपने कहा बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा उससे डिवाइड करवा दो। बोलो ठीक, ऐसे ही फॉर्मूला था कि नहीं? पी अपॉन आई। हाँ बेटे लिख भी दिया अनमोल ने, सर पी अपॉन आई। पी स्टैंड्स फॉर इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट। याद आया? हाँ या ना? यस सर याद आया, वेरी गुड। तो बेटे मैंने यही फॉर्मूला तो कॉपी कर रखा है। बताओ बेटे, अभी कोको कोला कंपनी के डायरेक्टर क्या कह रहे थे कि हम हर साल अपने कॉम्पिटिटर से 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमाते रहेंगे, और कब तक? जिंदगी भर, अनंत काल तक। यानी क्या हो गया? परपेचुटी। तो मैंने कहा बेटे ये जो 25,000 करोड़ रुपीस कोको कोला कंपनी अनंत काल तक प्रेजेंट वैल्यू के नाम पर अनंत काल तक कमाते रहेंगे, ये क्या हो गई? इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट। और अगर इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यहां पर आपने इंटरेस्ट फैक्टर से डिवाइड किया, मैंने यहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड किया, तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे फ्यूचर तक जो 25,000 कमाते रहेंगे उसकी पूरी प्रेजेंट वैल्यू अब भी आ गई आपके पास में? हाँ या ना? तो बेटे बस मैंने मैथ्स के इसी फॉर्मूले को उठाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी की जगह बेटे मैंने लिख दिया गुडविल। गुडविल इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट की जगह लिख दिया बेटे मैंने सुपर प्रॉफिट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह लिख दिया मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बस बेटे मेरा जुगाड़ फिट हो गया अपने लिए। बेटे अपना जुगाड़ फिट हो गया अपने लिए बेटे, गुडविल की कैलकुलेशन आ गई। समझ में आया? सर हर बार सर आप मैथ्स का ही फॉर्मूला कॉपी कर लेते हो, तो बेटे अपन कौन? अपन अकाउंटेंट लोग हैं क्या? हम बेटे कोई नया फॉर्मूला इन्वेंट करने जाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं सर, इतनी फुर्सत थोड़े ना हमारे पास। सर हमको पढ़ना भी है, हमको पेपर भी देना है, एग्जाम भी क्लियर करना है, कॉमर्स के स्टूडेंट से तो मस्ती भी करना है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, पार्टीज भी सेलिब्रेट करनी है, पिकनिक पे जाना है, सारे काम करने हैं। सर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमको डायनामिक होना जरूरी है, हमको वर्सटाइल होना जरूरी है। अब सर ये फॉर्मूले इन्वेंट करने बैठेंगे तो हो चुका, फिर तो जिंदगी खराब हो जाएगी हमारी। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो, अगर तुम खुद नया कोई फॉर्मूला इन्वेंट नहीं करना चाहते तो मैथ्स में जो बने बनाए फॉर्मूले हैं इनको उठाओ, मैथ्स के फॉर्मूले की चोरी करो अपने हिसाब से। बेटे चोरी की हुई गाड़ी का कलर बदल दो और फिर गाड़ी को अपनी डिक्लेयर कर दो। सर ये गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज जब इनफाइनाइट हो जाए तभी ये फॉर्मूला काम आएगा ना? हाँ बेटे, नॉर्मली तो ये फॉर्मूला तभी काम आता है जब नंबर ऑफ ईयर परचेज इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए। लेकिन हम अकाउंटेंट ये भी करते हैं कि अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ना हो, अगर आप नंबर ऑफ ईयर परचेज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम इसी फॉर्मूले से अपना काम चला लेते हैं। बात समझ में आ गई अनमोल? तो बेटे यहां पर गुडविल का फॉर्मूला क्या निकल के आया? सर यहां पर गुडविल का फॉर्मूला निकल के आया, या तो बेटे आप एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालेंगे, या तो आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालेंगे। तो न्यूमरेटर में ले लो एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटे फॉर्मूले का बेस समझ में आ गया? कहां से उठा के लाए हैं? अरे सबको फॉर्मूले का बेस और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुद्दा यहां पर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझने का है, बाकी तो हिसाब किताब जो होता रहेगा वो होता रहेगा। यस सर डन, आगे चलो। आखिरी मेथड बच गई सर एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का क्या मामला है? एन्युटी मेथड बेटे आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एन्युटी मेथड ये कहती है कि भैया आप ये कहते हो कि पिछले 5 साल से आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितना? आप पिछले 5 साल से एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं 5 लाख रुपीस पर एनम। अगले साल भी कितना कमाओगे? 5 लाख रुपए। लेकिन अगले साल मिलने वाले 5 लाख रुपए की कीमत क्या आज के 5 लाख रुपए के बराबर होगी? बोलो ना हाँ या ना?
1 साल बाद जो 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, क्या आज की डेट में उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीस के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी? सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 साल बाद मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तो बताओ बेटे इन 5 लाख रुपीस की वैल्यू 5 लाख रुपीस से ज्यादा होगी या 5 लाख रुपीस से कम होगी? बढ़ जाएगी, नहीं कम हो जाएगी। नालायक मोहम्मद, कैसी बात करते हो नालायक। अगर 1 साल बाद कोई तुम्हें 5 लाख रुपए देगा तो अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी सर। तो मैंने कहा आप ये कहते हो कि हमारे पास में जो भी एडवांटेज है, हम अपनी उस एडवांटेज के कारण फ्यूचर में हर साल 5 लाख रुपए अगले 3 साल तक कमाएंगे। मैंने कहा डन, वेरी गुड। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप 5 लाख रुपीस कमाते हैं, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगर आप 5 लाख रुपीस कमाते हैं, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अगर आप 5 लाख रुपीस कमाते हैं, और अगर मुझे इस दिन अपनी गुडविल का कैलकुलेशन करना है, अगर बेटे आपको इस दिन अपनी गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा बेटे इन फ्यूचर के कैश फ्लोज की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी चाहिए? इन फ्यूचर के कैश फ्लो की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना? और अगर आप कहते हैं कि हम अगले साल में 5 लाख रुपए कमाएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अगले दूसरे साल में हम 5 लाख रुपीस कमाएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अगले तीसरे साल में हम 5 लाख रुपए कमाएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? बोलो ना सर। एक काम करते हैं, हमारा एन्यूटी कितना है याद करो बेटे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद है? कुछ नहीं है सर, आप ही बता दो। मैंने कहा ये लो बेटे, फॉर्मूला हुआ करता था एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर एट द रेट ऑफ सर्टेन परसेंटेज फॉर एन नंबर ऑफ ईयर। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो तो अल्टीमेटली आपके पास में पूरी की पूरी फ्यूचर के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी आएगी यही होगा आपके लिए गुडविल। इतना ठीक है, हाँ या ना? तो ये हो गई बेटे 4 मेथड, और ये हो गई 4 मेथड के 4 फॉर्मूले। आगे चलते हैं। बाकी तो जितनी कहानी लिखी है सब बेटे दुनिया भर की कहानियां ही हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आगे चलूँ? यस सर, आप आगे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, R/100 + 1 बाय GT इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर है। जैसा भी होगा, मतलब जैसा जैसा जिसको जो जो समझ में आया उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू आप लोग अपनी निकाल लेंगे। ओके डन, यस और नो, हाँ या ना? लो बेटे जल्दी आ जाओ। अब बेटे जल्दी से पेज नंबर 8.35 पे, इसके पहले भी कुछ है क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एंड वेटेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्यूटी बेसिस, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन बेसिस, एवरेज प्रॉफिट। ओके डन। एग्जाम्पल जल्दी से बेटे फटाफट कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन चालू करके यहीं खत्म करेंगे। सर कैलकुलेटर ट्रिक बता रहा है। अच्छा कैलकुलेटर ट्रिक बता रहे हो, ठीक है बेटे अनमोल, वेरी गुड। R/100 + 1 बाय GT इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, पास्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर ₹50,000, 40,000, 52,000, 48,000 एंड 56,000 रिस्पेक्टिवली। पिछले 5 साल के प्रॉफिट कितने हैं? इतने 5 साल के प्रॉफिट हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 ईयर परचेज क्या होगा आपके लिए? सर ये होगा हमारे लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। पिछले 5 साल के प्रॉफिट भी मिल गए, नंबर ऑफ ईयर भी परचेज कर लिया। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर्स हो तो गुडविल की कैलकुलेशन बताओ। मेथड कौन सी लगेगी जल्दी बताओ। अरे आंसर तो कोई भी निकाल देगा, पहले बताओ मेथड कौन सी लगेगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, या तो फिर एन्यूटी मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का फॉर्मूला बताओ। बताओ बेटे गुडविल का फॉर्मूला क्या? सर गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्या करूं सर? 5 साल के प्रॉफिट ले लो, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 56,000।
अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल आ जाएगी। गुडविल का कैलकुलेशन कितना, बोलो बेटा। 1,96,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, बोलो। 1,96,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4। नहीं सर, नहीं क्या, अबे कोई नहीं बता रहा, मैं निकालूं? हाँ सर आप ही निकाल लो। 1,96,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 1,57,000। तो अच्छा 1,96,800 टोटल आंसर है क्या? ए ले, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या बता रहा है? 50, 40, 90, 90 और 50 140, 140 और 50 190, 190 और 50 240, 246,000 डिवाइडेड बाय 5, 246,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 49,200 इंटू 4 इज इक्वल टू 1,96,800। ये रही बेटे आपकी गुडविल की कैलकुलेशन। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो भी लिखा है सब कहानी है, अपनी जगह सब ठीक ही है। सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आओ। आ जाऊं बेटे एग्जाम्पल पे। ये है बेटे आपका एग्जाम्पल नंबर 2 और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 8.36 पे। कुणाल बेटे आपके क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं नहीं समझ पाया। कुणाल बेटे आपके क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं नहीं समझ पाया। व्हाट एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू से? कुणाल बेटे, कुणाल सर ये सेम है 12th जैसा पार्टनरशिप। हाँ बेटे ये सेम है बिल्कुल 12th के जैसा, कुछ भी नयापन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ओके यस सर डन। आ जाओ बेटे एग्जांपल नंबर 2 में। अ फर्म ऑफ एबीसी हैज द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,50,000। फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। पहले साल में 70,000, सेकेंड ईयर में 80,000, थर्ड ईयर में 1,20,000 और फोर्थ ईयर में 1 लाख। द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15%। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15%। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब नॉर्मली इतना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो इन्होंने ये क्या बता दिया बेटे, ये बता दिया आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज व्हाट, दैट इज योर NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डन, यस सर डन। और आगे चलते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विदाउट रिस्क, ये है बेटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व। बेटे यहां पर जितना रिस्क आपके बिजनेस के अंदर है उस रिस्क को भी कंसीडर कर लिया इन्होंने, यानी ये क्या है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? सर ये इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर वाला क्या मामला है? बेटे एक बात बताओ, आराम से सोच के बताना। तुम्हारे पास में 5 लाख रुपए हैं, 2 ऑप्शन है, या तो बैंक के पास में FD बना दो और या तो अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सर सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करोगे। बेटे एक बात बताओ, अगर FD बनाते तो आप FD में क्यों नहीं, आप FD के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? बताओ ना, आप FD के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? सर रेट ऑफ रिटर्न कम है ना वहां पर। अगर बैंक के अंदर FD बनाएंगे तो बैंक वाले 6%, 8% का इंटरेस्ट देंगे। यही पैसे को अगर बिजनेस के अंदर लगाएंगे तो बिजनेस से कम 20, 30, 40% का प्रॉफिट कमाएंगे। बोलो हाँ या ना? बेटे बैंक वाले आपको पता है रिटर्न कम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां पर कोई रिस्क नहीं है। बिजनेस में अगर पैसे लगाओगे तो 20%, 30% प्रॉफिट होने का अगर आपके पास में एक एक्सपेक्टेशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता बिजनेस के अंदर लॉस हो जाए। बिल्कुल हो सकता है सर। तो बिजनेस में अगर पैसा लगाया जाए तो उसके अंदर रिस्क है, लेकिन अगर बैंक के अंदर FD बनाया जाए या बेटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीद के इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है। समझ में आई बात? तो एक होता है विदाउट रिस्क रिटर्न और एक होता है विथ रिस्क रिटर्न। समझ में आई बात? तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर पैसे लगाते हैं तो बिजनेस के अंदर जो भी एक नॉर्मल रिस्क है उस नॉर्मल रिस्क को कंसीडर करने के बाद रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए? 15% का होना चाहिए। यानी आपके पास में एडवांटेज है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, 15% तो कम से कम तुमने कमाना ही कमाना है। तो ये क्या हो गया आपके लिए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया, हाँ या ना?
यस सर, आगे चलते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3-year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर। अब इस बार बेटे मेथड कौन सी लगानी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड? सर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला बताओ। सर गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आगे चलो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। अब इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए सुपर प्रॉफिट और दूसरा चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है? बोलो यस और नो। हाँ सर दिया, तो बताओ कितना दिया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज? अरे वैभव दुबे साहब, एनाकोंडा के जैसा मुंह फाड़ के जमाई लेना बंद करो, नालायक। सो रहे हो क्लास में बैठ के? हाँ आंसर दो, आंसर देते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ 3 साल। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 3 ईयर, ये है बेटे क्वेश्चन के अंदर गिवन। क्या सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है? नहीं सर, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। क्या करना पड़ेगा सर? निकालना पड़ेगा। तो बताओ बेटे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालना है तो एक्चुअल प्रॉफिट या पिछले कई साल के प्रॉफिट दिए हो तो एवरेज प्रॉफिट ले लो, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करवा दो सर नॉर्मल रिटर्न। ओके, तो बताओ बेटे एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? सर फर्स्ट ईयर के लिए 70, सेकेंड ईयर के लिए 80, टोटल होगा 1,50,000 प्लस 120, ये हो गया बेटे 2,70,000 प्लस 1 लाख, ये हो गया 3,70,000। टोटल प्रॉफिट कितना आया बेटे? टोटल प्रॉफिट आ गया सर 3,70,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना? 3,70,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 92,500। तो बेटे एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 92,500। सर नॉर्मल रिटर्न निकालना है, नॉर्मल, ये आ गया बेटे आपका एवरेज प्रॉफिट। अब सर नॉर्मल रिटर्न निकालना है। नॉर्मल रिटर्न कैसे निकालें? बड़ा सिंपल है बेटे, मैंने पहले भी कहा था जब भी आपको अपना नॉर्मल रिटर्न कैलकुलेट करना हो, नॉर्मल रिटर्न हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेट होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ऐसा क्यों? भाई सीधी बात है, बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा कमाओगे, जितना कम इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कम कमाओगे। मोर इन्वेस्टमेंट मोर रिटर्न, लो इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में मल्टीप्लाई करवा दिया जाए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपको मिल जाएगा नॉर्मल रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है? सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 4,50,000 रुपीज का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% का। बोलो बेटे 4,50,000 का 15% अगर नॉर्मल रिटर्न हो तो आपने बेटे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया? सर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया हमने 67,500। ओके, तो 92,500 में से 67,500 माइनस कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। कितना आया? सर सुपर प्रॉफिट आया 25,000 रुपीज का। डन बेटे, सुपर प्रॉफिट 25,000 का आ गया तो बस बेटे अपने गुडविल में सुपर प्रॉफिट रख दो 25,000 इंटू 3। तो बताओ बेटे गुडविल कितने की आई? सर गुडविल आई 75,000 की। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से बेटे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर हम आगे बढ़े। ओके सर डन। मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, बाकी आई डोंट थिंक किसी को इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 11th और 12th के अंदर फॉर्मूले आपने ऐसे ही लगाए हैं, इन्हीं फॉर्मूले को लगाया है। थोड़ा बहुत बेटे कॉन्सेप्ट आगे पीछे रहा होगा, बाकी तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपका नहीं आने वाला। आगे चले। मुस्कान का कहना है यस सर आप आगे बढ़ जाएं। मरजान का कहना है यस सर ओके आप आगे बढ़ो। अरसलान, बाकियों का क्या? सर वी आर स्लीपिंग सर। यस सर डन। चलो आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या क्या जबरदस्ती भर देते हैं ये।
एक ही चैप्टर के अंदर पूरी नौरंगी दुकान भर दी जिसकी ज़रूरत है भी नहीं। हाँ, आगे चलते हैं। अगली मेथड कौन सी सर? एन्युटी मेथड। बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई एडवांटेज हो या ना हो, इतना मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड, इतना मिनिमम प्रॉफिट आप कमाएंगे ही कमाएंगे। इसे कहा जाता है बेटे नॉर्मल रिटर्न। तो अब नॉर्मल रिटर्न कैसे निकाला जाए? तो नॉर्मल रिटर्न निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर नॉर्मल रिटर्न कैलकुलेट करें। तो फॉर्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि भाई आपके पास में एडवांटेज नहीं भी होगी तब भी आप मिनिमम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, उसे कहा जाता है नॉर्मल रिटर्न। समझ में आया बेटे? अब आगे चलें? ओके डन। चलो आगे चलते हैं। और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अगर अपना नॉर्मल रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आपको ये देखना है इसके अंदर कि आपका बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है। ओके सर आगे चलो। एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड पे करना कुछ नहीं है, या तो आप एवरेज प्रॉफिट की एन्युटी कैलकुलेट करेंगे या प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, या तो आप सुपर प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो फ्यूचर में जितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं उतने फ्यूचर में कमा सकने वाले प्रॉफिट की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो एन्युटी मेथड में क्या करें? तो एन्युटी मेथड में जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेस आपके हैं उतने नंबर ऑफ ईयर परचेस के लिए जो भी आपका एन्युटी फैक्टर बनता है वही एन्युटी फैक्टर आपको अपने सुपर प्रॉफिट में या एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करवा देना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल, हाँ लो बेटे ये है अपने पास में एक एग्जाम्पल, कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। लो बेटे ये कह रहे हैं एन्युटी मेथड लगाना, लेकिन एन्युटी किसकी निकालना? सुपर प्रॉफिट की एन्युटी निकाल लेना। ओके सर डन। फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। तो बेटे अगर आपको सुपर प्रॉफिट की एन्युटी निकालनी है तो पहले सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा ना, बिना सुपर प्रॉफिट निकाले एन्युटी कैसे कैलकुलेट होगी? समझ में आई बात? हाँ या ना? Am I clear? Yes or no? हाँ सर आपकी बात तो सही है। तो आओ बेटे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना शुरू करें। बताओ बेटे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? सर यहां पर ना एक काम करो, पहले आप गुडविल का फॉर्मूला लिख दो। बताओ बेटे गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? सर क्योंकि सुपर प्रॉफिट की एन्युटी निकालनी है तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक, क्या करना है? नहीं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं बेटे अनमोल, वो वाला फॉर्मूला जो आपने लिखा है ये फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड में काम आता है। अभी हम कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं? एन्युटी मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ आगे चलते हैं। यहां पर बेटे दो चीजें आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आप अभी तक सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस मल्टीप्लाई किया करते थे, अब बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेस की जगह आप बेटे यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर डन। चलो आगे चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले निकालना है आपको सुपर प्रॉफिट। बताओ बेटे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एक्चुअल प्रॉफिट कह दो या एक्चुअल प्रॉफिट कह दो या यहां पर एवरेज प्रॉफिट कह दो या कई बार इसी को कहा जाता है एफएमपी। एफएमपी का फुल फॉर्म क्या? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी हम अपनी एडवांटेज के कारण फ्यूचर में हर साल इतना प्रॉफिट कमाते रहेंगे। सब अलग अलग नाम है बेटे, नाम देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कई बार हम एक्चुअल प्रॉफिट ले लेते हैं, कई बार हम एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं और कई बार बेटे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये वो प्रॉफिट है जिसे हम फ्यूचर में कमाते रहेंगे, उसे कहा जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके यस और नो? हाँ या ना? यस सर डन। तो एक्चुअल और एवरेज या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से माइनस करवाना है क्या? सर माइनस करवाना है नॉर्मल रिटर्न। लो बेटे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 65,000 का। तो लो बेटे एक्चुअल प्रॉफिट तो मिल गया आपको 65,000। अब इसमें से माइनस करवाना है नॉर्मल रिटर्न। बताओ बेटे नॉर्मल रिटर्न किसके बेसिस पर कैलकुलेट होगा? बताओ बेटे नॉर्मल रिटर्न किस बेसिस पर कैलकुलेट होगा? सर नॉर्मल रिटर्न विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अमाउंट नहीं चाहिए बेटे, वर्ड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें सर मल्टीप्लाई कराएंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बताओ बेटे बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपीज।
मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, ये कह रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड एट 12%। तो लो बेटे 4 लाख का 12% नॉर्मल प्रॉफिट, बोलो बेटे कितना सर, 48,000 का नॉर्मल रिटर्न। तो बेटे अगर मैं एफएमपी में से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से 48,000 का नॉर्मल रिटर्न माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी सर, आपके पास आ जाएगी गुडविल, सॉरी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 17,000 का। लो बेटे मुझे अपनी गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए था, सुपर प्रॉफिट आ गया 17,000। अब मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहां से आएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन लेने का नहीं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ ₹1 फॉर द 5 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज 3.604776। तो बस बेटे यही एन्युटी फैक्टर है, 3.604776। कराओ बेटे 17,000 को मल्टीप्लाई, 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.604776 सर 61281 रुपीज 61281.192 281 281.192। तो इसको बेटे 0.20 कर देता हूँ, चलेगा? यस सर चल जाएगा। ये होगी बेटे आपकी गुडविल। समझ में आ गया बेटे? अरे सभी को क्लियर है यहां तक, यस और नो, हाँ या ना? यस सर डन। शो मी योर थम्स अप बेटा, जितनी जल्दी थम्स अप शो करोगे उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आज मैंने आपको गुडविल की कैलकुलेशन सिखानी है, कल जाके मैं इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। फिर आपको आगे चलते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड। लो बेटे क्वेश्चन क्या है, नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म आर वर्थ ₹4,10,000। नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म, इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं सर, ये बता रहे हैं हमारी नेट एसेट। और नेट एसेट मतलब क्या बता रहे हैं सर, ये बता रहे हैं हमें हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बता रहे हैं बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ऐसे कैसे नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, आप भी कुछ भी बात करते हो सर। मैंने कहा सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी? यस सर। क्या थी सर? एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं तो फॉर्मूला क्या बन गया, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट माइनस लायबिलिटी को किस नाम से पुकारा जाता है सर? इसको पुकारा जाता है नेट एसेट के नाम से। तो बेटे जो भी आपकी नेट एसेट होगी वही किसके बराबर होगी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होगी। क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर अमाउंटिंग टू ₹60,000। लो बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई कितने की, 4,10,000। एवरेज प्रॉफिट मिल गया, कितना मिला, 60,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इफ द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 12%। क्या बेटे यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है? बोलो ना, क्या यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है? जल्दी बोल बेटा, क्या बेटे यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है? नो सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ। वेरी गुड। नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब कौन सी मेथड लगेगी? यस सर 4 ईयर्स। कहां 4 ईयर दिया हुआ है बेटे? बेटे इन्होंने एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर दिया है। ये थोड़े ना कहा है कि इतना प्रॉफिट अगले 4 साल तक कमाया जाएगा। कहां लिखा है बेटे? एक जो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, वो जो 4 साल के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उस 4 साल के बारे में लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है आपका कितना, 60,000 रुपीज। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा सर? फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए हुए हैं, इसलिए बेटे आप यहां पर यूज करेंगे कौन सी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 फॉर्मेट हो सकते हैं कि या तो आप अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें। अभी ये क्या हो गया बेटे? कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 फॉर्मेट हो सकते हैं। एक फॉर्मेट ये हो सकता है कि गुडविल का फॉर्मूला लगाया जाए एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या तो फिर फॉर्मूला लगाया जाए सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो दोनों में से जो भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर बदल जाएगा, इसलिए फॉर्मूला जरा सोच समझ के लगाना, यहां पे गलती मत कर देना, ठीक है ना? अब बताओ बेटे मैं यहां पर गुडविल कैसे निकालूं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल
अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इफ द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 12%। कुछ नहीं लिखा बेटे, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा। तो ऐसी कंडीशन में सर आप क्या प्रेफर करते हो बेटे? मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि सुपर प्रॉफिट मेथड की, सुपर प्रॉफिट की ही कैपिटलाइजेशन की जाए। सर ऐसा क्यों? अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। आप क्या निकाल रहे हैं सर? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या सर? एडवांटेज। आप अपनी एडवांटेज की मॉनेटरी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी वही लेना चाहिए जो आपने अपनी एडवांटेज के कारण कमाया हो। और एडवांटेज के कारण आपने कौन सा प्रॉफिट कमाया है सर? हमने एडवांटेज के कारण सुपर प्रॉफिट कमाया है। इसलिए अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा आप किसको कैपिटलाइज करेंगे? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। और फॉर्मूला क्या होगा आपका? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो लो बेटे, क्वेश्चन के अंदर मुझे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, तब उस कंडीशन में बेटे गुडविल का फॉर्मूला होना चाहिए मेरे लिए सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 12%, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुपर प्रॉफिट अभी तक नहीं मिला। सर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करें बताओ बेटे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट? अरे सर बड़ा सिंपल है, एक्चुअल प्रॉफिट ले लो या एवरेज प्रॉफिट ले लो या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ले लो। एक्चुअल प्रॉफिट इसमें से माइनस करा दो नॉर्मल रिटर्न। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर? एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 60,000 रुपीज का, माइनस नॉर्मल रिटर्न कितना होगा सर? जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड है सर 4,10,000 का, इसमें मल्टीप्लाई कराओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, इससे आपका नॉर्मल रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो बेटे कितना? सर ये हो गया 60,000, इसमें से माइनस करा दो 49,200, तो बेटे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,800 रुपीज का। बस लो बेटे, आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 10,800 डिवाइडेड बाय 12% कर दो। करो बेटे, 10,800 डिवाइडेड बाय 12%। सर ये आ गया हमारा 90,000 और यही है आपकी गुडविल। बेटे इनके सॉल्यूशन पे मत जाना, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना? इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन पे मत जाना, लेने के देने पड़ जाएंगे। सीधा सीधा हिसाब किताब, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड में कुछ ना दिया गया हो तो आप अपने सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करेंगे, बस। इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। डन बेटे, सभी ने मेरी उम्मीदें लिख लिया होगा। यस सर लिख लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेटे आपके लिए होगा होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेटे आपके लिए होमवर्क। बेटे होमवर्क कर लेना, कोई भी डाउट होगा तो कल आके क्लास के अंदर डिस्कस करवा लेना, ठीक है ना? इलस्ट्रेशन सर मैं लीव हो गया था, पीछे वाला स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए। ये लो बेटे, पीछे वाला स्लाइड मतलब मैंने ये अभी सॉल्व करके बताया था। कौन सा वाला? ये था बेटे अभी इलस्ट्रेशन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर मैंने सॉल्व किया था। इसकी फोटो खींच लो। सर मेरे को इससे अच्छा गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट बेटे अनमोल, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन। प्रशांत बेटे अनम्यूट करो और अपना डाउट बताओ। प्रशांत अनम्यूट योरसेल्फ। अबे तुम्हारी आवाज लहर रही है, तुम टाइप ही कर दो अभी। टंग टुंग। सर क्लास खत्म? हाँ बेटे लगभग क्लास खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर सर थर्ड वाला प्लीज। थर्ड वाला मतलब कौन सा थर्ड वाला? सुशील बेटे कौन सा थर्ड? अच्छा इसके पहले वाले की कोई बात कर रहे हो क्या तुम? ये वाला? प्रशांत अपना डाउट टाइप कर दो बेटे। मरजान अनम्यूट करो और डाउट बताओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। सर मुझे एक पार्टनरशिप में जो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 बताए, सॉरी 3 और 4 बताए थे, उसमें एक डाउट था, बहुत छोटे से डाउट थे। कौन से वाले में? ये इसी चैप्टर में कि प्रीवियस चैप्टर में? नो सर, प्रीवियस वाले पार्टनरशिप वाले में। पार्टनरशिप यानी बेसिक वाले में? यस सर। एक मिनट रुको, कहाँ है उसकी फाइल? अकाउंट करेंट नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये अच्छा। पेज नंबर क्या है बेटा? सर 8.10। 8.10 कहाँ है?
हाँ ये है इलस्ट्रेशन, कौन सा था इलस्ट्रेशन नंबर 2, हाँ बोलो क्या दिक्कत है थ्री इसमें। थ्री 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 था। अच्छा 3 में आऊँ, यस ये हाँ बोलो क्या दिक्कत है। सर, जैसे इसके अंदर लास्ट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ए विदड्रॉ 8,000 एंड बी विदड्रॉ 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। हाँ हाँ सर वही सेम चीज इलस्ट्रेशन नंबर 4 में भी लिखा हुआ है लास्ट में। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। सर ठीक है, लेकिन इसके अंदर सर इसकी एंट्री हो रही है, मतलब वो जो उन लोगों ने विड्रॉ किया, हाँ सर इसकी एंट्री हो रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर 3 में नहीं हो। सर ये क्यों ऐसा हुआ? कहाँ कैपिटल एंट्री हुई अकाउंट है की पहले वजह से। बताओ, हाँ वही कह रहा हूँ ना, कहाँ एंट्री हुई है 8,000 और 10,000 की। सर कैपिटल अकाउंट में, सर और कैपिटल बेटे अकाउंट की वजह से इलस्ट्रेशन ही हुआ। नंबर 3 में आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है नो क्या। सर, नो हाँ तो सर। फिर कैसे एंट्री होगी। सर वही मुझे पूछना था, हाँ थैंक तो यू। भाई जो ड्राइंग है तो ड्राइंग की एंट्री तो या तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा या तो करंट अकाउंट में डेबिट होगा, ओके ओके। है ना। तो ड्राइंग ना तो इनकम है ना तो एक्सपेंस है, इट इज द ओके विड्रॉल सर। ऑफ द प्रॉफिट ना, तो आपके ओके प्रॉफिट एंड सर। लॉस सर अप्रोप्रिएशन और अकाउंट एक में तो था, आ नहीं सकता ना। हाँ बोलो। यस सर, एक एग्जाम्पल 5 था सर, उसके नीचे ही वाला पेज नंबर 8.17। एग्जाम्पल नंबर 5, हाँ बोलो कहाँ गया, पेज नंबर क्या है। 8.17। 8.17, अपन तो आगे आ गए 8 पॉइंट, अच्छा आगे जाना है। 8.17 यही तो नहीं है, 8.16 और यस 8.1, यस सर, यस सर, यही 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 ये यही चीज। इलस्ट्रेशन नंबर 6, नो सर, इसके ऊपर में जो था। इसके ऊपर में जो यस था। सर, यस सर, हाँ यही। हाँ बोलो। सर इसके अंदर जो इसका कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल जो दिखला रहा है, हाँ हाँ सर उसके अंदर जैसे लिखा हुआ उसने 1 लाख इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स। हाँ। उसके नीचे सर फिर इसने 3 लाख कैसे कर दिया, उसको इंटू किया क्या वन नहीं नहीं मंथ बेटे, से? आप उनके कैलकुलेशन पे गए ना तो लंका लग गई समझ लो, इसलिए बेटे मैंने पूरा कैलकुलेशन अलग से करके दिखाया था आपको। यस सर, मैंने तो आपका वो किया था। हाँ सर बस। इसके अंदर इन लोग सर गलत बहुत डायरेक्ट कर देते हैं नहीं लगता तो है। अबू का, इसलिए तो बेटे मेरे को अलग से कैलकुलेशन करनी, तो मैं टिक 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 नहीं कर देता। यस सर। लॉ की क्लास खत्म हो गई ना टिक टिक में, इकोनॉमिक्स की खत्म हो गई ना टिक टिक में, यस सर। बीसी के खत्म हो गया ना टिक टिक में, यस सर। बीसीआर खत्म हो गया ना टिक टिक में, यस सर। मैथ्स खत्म हो सर गया ना टिक टिक में। लॉ सर टिक टिक लिखा था सर, नितिन अच्छा सर ने वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। वो अच्छा ठीक है, नितिन सर है तो फिर नहीं हुआ होगा वहाँ तक, ठीक Yes, है। sir. बाकी सब टिक टिक में खत्म हो गया ना। यस सर, यस मेरा सर, टिक टिक में खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मैं भी तो टिक टिक करके खत्म कर सकता था। यस सर। लेकिन मेरे को मालूम है ना बेटे, इस तरीके से कैलकुलेशन करने जाओगे तो लंका लग जाएगी, एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बेटे इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन जहाँ जहाँ नहीं देखना, मैं पहले ही कह देता हूँ कि बेटे इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन मत देखना, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन कराया ना गुडविल का, यस सर। अब गुडविल के कैलकुलेशन में मैंने पहले ही कह दिया कि बेटे गुडविल का कैलकुलेशन करते समय ये वाला सोल्यूशन देखना मत, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सर समझिए सर, थैंक यू सर। ओके हाँ, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन मालूम है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उनको बहुत तरीके से सिंप्लीफाइड किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा हाँ। अरुण कुमार बेटे अनम्यूट करो और अपना डाउट बताओ। अरुण कुमार अनम्यूट एंड डाउट। अबे आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलो अरुण। सर गलती से हो गया। अच्छा गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटे बाय बाय। ओके प्रशांत बेटे डन, हाँ चलो बाय बाय, कल मिलेंगे। 2 इलस्ट्रेशन होमवर्क में दिए, उनको याद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा Okay, एक बात और, अगर कल मैसेज आएगा तो ही मेरी क्लास होगी, और अगर कल मैसेज नहीं आया तो मान लेना मेरी क्लास कल और परसों 2 दिन के लिए नहीं है, ठीक है ना। एक बेटे एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने शायद मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ सकता है, तो शायद फिर मैं कल की क्लास ना लूं, ठीक है। ओके सर। सर होमवर्क क्या है, होमवर्क है बेटे गुडविल के Example 1, ट्रीटमेंट 2. का इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2, ओके। यस सर।